एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम से ही संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। प्रतिफल या कंसिडरेशन, प्रतिफल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। तो इसका सिंपली मीनिंग होता है बदले में कुछ लेना, यानी कि जब आपको आपकी चीज़ के बदले में कुछ मिल रहा है तो उसको कहा जाता है प्रतिफल। तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ए के पास एक कार है जो बहुत ही पुरानी हो गई है। अब वो उसको 1 लाख रुपए में क्या करता है, बी को बेचता है। बी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी कार 1 लाख रुपए में खरीदूंगा। अब बी ने 1 लाख रुपए दे दिए उसको उस कार के लिए। तो ए को वो जो 1 लाख रुपए उसकी कार के बदले में मिले हैं वो हुआ ए के लिए प्रतिफल, और बी को उन 1 लाख रुपए के बदले में जो कार मिली है वो हुआ बी के लिए प्रतिफल। तो कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको रिटर्न में, आपको बदले में कुछ मिल रहा हो। और अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसमें प्रतिफल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रतिफल का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल ही नहीं है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं भारतीय संविदा अधिनियम में। उन अपवादों में अगर हम देखें तो बिना प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट भी आपके वैलिड माने जाएंगे। हालांकि अभी हम यहाँ पे एक्सेप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ प्रतिफल को समझना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेक्शन 2 है इसके डी में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है कि जबकि वचनदाता की इच्छा पर, यानी कि जो व्यक्ति वचन दे रहा है उसकी इच्छा पर वचन को ग्रहण करने वाला या कोई और व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति की भी यहाँ पे बात हो रही है, कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, यानी कि कार्य कर चुका है। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, कोई व्यक्ति है वो पहले कार्य कर चुका है। दूसरा, कोई कार्य करता है या उससे विरत रहता है, मतलब कि कार्य आज कर रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और तीसरा, कोई कार्य करने का या उससे विरत रहने का वचन देता है। यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की, कि वो फ्यूचर में कोई उसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन की बात हो रही है अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो यही समझना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी कि जब आप पास्ट में किसी के लिए काम करते हो और वो आपको कोई कंसिडरेशन देता है, बदले में कुछ प्रतिफल देता है, या उसके बदले में रिटर्न में आपको कुछ मिलता है, तो वो भी प्रतिफल माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने प्रेजेंट में किसी के लिए कोई काम किया और वो आपको बदले में कुछ दे रहा है तो वो भी प्रतिफल होगा। और तीसरा, अगर आप फ्यूचर में कोई आपको प्रतिफल देने की बात कर रहा है, मान लो आपने आज किसी के लिए कुछ काम किया और फ्यूचर में वो आपसे कह रहा है कि आपको मैं फ्यूचर में इसके बदले ये चीज़ दूंगा या मैं तुम्हें बाद में इसके बदले ये चीज़ दूंगा, तो वो भी हो गया आपका कंसिडरेशन। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात हो रही है इस डेफिनेशन में। इसके बाद, तब ऐसा कार्य या वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है ना करना, तो कोई काम करना या ना करना उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को हमने समझा, पास्ट की भी बात हो रही है, प्रेजेंट की भी हो रही है और फ्यूचर की भी हो रही है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। इसके बाद अब हम इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है वचनदाता की इच्छा पर। वचनदाता की इच्छा पर, यानी कि जो व्यक्ति वचन दे रहा है उसी की इच्छा पर वो काम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सिर्फ उसी की बात हो रही है, किसी और व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो अब हम इसको केस से डिस्कस करेंगे। केस लॉ का नाम है आपका दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास। सबसे पहले इसी को समझते हैं। केस जो है वो काफ़ी पुराना है, 1880 का केस है, और इसमें इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि वचनदाता की इच्छा पर इसका मतलब क्या है। पहले इसके फैक्ट समझेंगे। इस केस में होता क्या है कि जो वादी था, जो प्लेंटिफ था, उसने एक मार्केट, एक बाजार का निर्माण कराया, वो भी किसके कहने पर, कलेक्टर के कहने पर। यानी कलेक्टर ने एक ऑर्डर निकाला था, उसी ऑर्डर पर उसने एक बाजार का निर्माण करवाया, जिसमें प्रतिवादी यानी कि जो डिफेंडेंट था उसने भी एक दुकान ले ली थी।
ठीक। अब उसमें दुकान में पैसा किसका लगा था, उस मार्केट में जो बाजार बनवाया था वो लगा था वादी का, प्लेंटिफ का पैसा उसमें लगा हुआ था। तो इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों की आपस में ये डील हुई कि जब तुम बाजार का निर्माण करा लोगे तो मैं जो भी सामान बेचूंगा उस पर तुम्हें कमीशन दे दूंगा। अब डिफेंडेंट ने भी वादी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में प्रतिवादी ने क्या किया, कमीशन ही नहीं दिया, कमीशन देने से मना कर दिया। मामला पहुंच गया कोर्ट। वादी ने कहा कि जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है, वो कमीशन ही नहीं दे रहा। तो कोर्ट ने इस पर यह कहा कि जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसके लिए कंसिडरेशन ये था कि वो दुकान बनाकर देगा, और प्रतिवादी के लिए प्रतिफल ये था कि उसको जो दुकान उसने बनाकर दी है उसके बदले में वो वादी को कमीशन देगा। अब जो प्लेंटिफ था, उसने जो मार्केट बनाई थी, उसने जो बाजार बनवाया था, वो तो कलेक्टर के ऑर्डर पर बनवाया था, डिफेंडेंट की इच्छा पर थोड़ी ना बनवाया था। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने इसको प्रतिफल नहीं माना, और कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रतिवादी ने तो ऐसा कोई वचन दिया ही नहीं था कि तुम मार्केट वगैरह बनवा लो। ठीक है, उसने कमीशन देने के लिए कहा था, बट यहाँ पे जो काम है वो वचनदाता की इच्छा पर नहीं हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर हुआ है ना। तो यही बात यहाँ पर कोर्ट ने कही, और कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा कोई प्रतिफल नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रतिफल के लिहाज से, वो है वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे वचनदाता के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति की भी बात हो रही है। अब हम इसको समझेंगे इस केस लॉ के हिसाब से। बेहद इम्पॉर्टेंट केस है, 1882 का केस है, चिनैया वर्सेस रमैया। इस केस में होता क्या है कि एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी एक लड़की को इस शर्त पर दे दी कि वो लड़की हर साल कितने रुपए, 653 रुपये, 653 रुपये अपने अंकल को देगी, यानी कि लड़की की माँ के भाई को देगी। अंकल मतलब उसके मामा, है ना, लड़की की जो माँ की थी उसके भाई को। अब यहाँ पर अपने मामा को उसे पैसे देने थे, इसी के लिए लड़की और मामा ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि जो अंकल थे उन्हें बदले में कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दे रहे थे। उसने कहा था कि अंकल तो मुझे बदले में कुछ प्रतिफल दे ही नहीं रहे, मैं सिर्फ इनको पैसे दे रही हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि जो उसकी माँ है ना, जिसने उसे सारी की सारी प्रॉपर्टी दी थी, वही तो उसके लिए कंसिडरेशन था। अब उसे बदले में क्या चाहिए? अब माँ ने उसके लिए कहा था कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से इतने पैसे अपने अंकल को देने हैं। तो यहाँ पर ये इशू पहुँच गया कोर्ट में। अब ये इशू यहाँ पर इसलिए उठा था क्योंकि ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी गुप्तता के सिद्धांत से संबंधित मैटर डील करता है, इससे संबंधित था। जिसका मतलब ये है इंग्लिश लॉ के हिसाब से कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं है, जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार ही नहीं है, वो केस ही फाइल नहीं कर सकता। इसे ही हम कहते हैं गुप्तता का सिद्धांत। हालांकि इसे भी हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ यही समझना है। तो यहाँ पर कोर्ट की क्या जजमेंट आई? कोर्ट ने कहा कि जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिफल केवल जो व्यक्ति वचन को ग्रहण करेगा, जो व्यक्ति प्रॉमिस को ग्रहण करने वाला होगा वही दे, कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। अगर कुछ प्रतिफल दिया गया है क्योंकि उसे बदले में प्रॉपर्टी मिली थी, सारी प्रॉपर्टी उसकी मदर ने उसको दी थी, तो अगर उसे कुछ बदले में प्रतिफल दिया गया है तो वचन जो है, जो प्रॉमिस है, वो लागू हो जाता है। और इसका कोई महत्व नहीं है कि जो प्रतिफल दे रहा है, जो व्यक्ति कंसिडरेशन दे रहा है, वो वचन ग्रहण करने वाला ही दे या कोई और व्यक्ति दे, कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भले ही उसकी मदर ने जो उसको सारी प्रॉपर्टी दी थी वो उसके लिए कंसिडरेशन तो थी। अब ये तो है नहीं कि उसे अंकल से भी कुछ बदले में कंसिडरेशन मिलता, तो क्योंकि उसकी मदर ने उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, उसके बदले में ही उसे अंकल को इतने पैसे देने थे, 653 रुपये। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उसकी मदर को ही अब वो अपने वापस में कुछ देती कंसिडरेशन, वो किसी और व्यक्ति को भी दे सकती है, जैसा कि उसकी मदर ने उसको दिया था। तो यहाँ पर इस केस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति की जो इसमें बात हो रही है वो यही है कि प्रतिफल किसी और व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कोई कार्य करने का या उससे विरत रहने का वचन देता है। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इस डेफिनेशन का, इसमें बात हो रही है आपके फ्यूचर कंसिडरेशन की। देखो दो पॉइंट को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पास्ट में किसी के लिए काम किया, उसने आपको बदले में कुछ दिया, तो वो हो गया आपका पास्ट वाला कंसिडरेशन। आपने आज के टाइम में किसी के लिए कुछ काम किया, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन जब आप करते हो किसी के लिए आज काम और वो आपको देने का प्रतिफल कब का वचन करता है कि भाई मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा,
है ना। तो यहाँ पे जब बाद में बात होती है तो वो हो गया आपका फ्यूचर कंसिडरेशन, यानी कि भविष्य में वो व्यक्ति आपको कुछ देने वाला है ना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये जो पॉइंट है ना ये आपका इसी डेफिनेशन में तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लो ए जो है वो बी से कुछ काम करने को कहता है। अब बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। अब बी ने उसके लिए काम कर भी दिया, है ना। और ए कह रहा है कि मैं लेकिन पैसे तुम्हें अभी नहीं दूंगा उस काम के, मैं तुम्हें पैसे बाद में दूंगा। अब बी ने जो है वो काम चालू भी कर दिया क्योंकि उसे फ्यूचर में कुछ पैसे मिलने वाले हैं। तो ये भी वचन भी आपका कंसिडरेशन ही होगा क्योंकि आप उसे फ्यूचर में कुछ पैसे देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर कंसिडरेशन की बात हो रही है। और इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपका केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और इसमें भी फ्यूचर कंसिडरेशन की ही बात थी। दरअसल इस केस में होता क्या है कि जो प्रतिवादी था, जो डिफेंडेंट था, उसने टाउन हॉल का निर्माण कराया और टाउन हॉल के निर्माण के लिए 100 रुपये चंदा देने का वचन दिया। उसने कहा कि ठीक है आप टाउन हॉल बनवा लो, मैं 100 रुपये चंदा दूंगा। ठीक। अब यहाँ पर कमेटी थी, कमेटी के सचिव ने क्या किया, इस बात पे विश्वास कर दिया और ठेकेदारों को काम सौंप दिया कि ठीक है आप काम चालू करो, वो चंदा देंगे, जो डिफेंडेंट है मतलब वो चंदा देगा। अब प्रतिवादी ने चंदा ही नहीं दिया, उसने मना कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। कोर्ट ने कहा कि भले ही प्रतिवादी को कोई प्रतिफल ना मिलता, भले ही उसे बदले में उसके कुछ ना मिलता, बट उसके आश्वासन से उसने कमेटी को इस तरह का एश्योरेंस दिया था, इस तरह से कमेटी को उसने विश्वास दिलाया था कि मैं चंदा दूंगा, और इसी विश्वास पर कमेटी ने ठेकेदारों को काम सौंप दिया। तो इसके लिए अब प्रतिवादी जो है वो जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदार ठहराया गया इसके लिए। तो भले ही उसे बदले में कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन ये एक तरीके से फ्यूचर कंसिडरेशन था और उसने विश्वास दिलाया था कि मैं जो हूँ चंदा दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी जो है वो जिम्मेदार है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि प्रतिफल कितना होना चाहिए, कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। ये समय सीमा या ये कोई चीज़ तो इसमें लिमिट तो दी नहीं गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रतिफल चाहे कितना भी हो सकता है, भले ही 1 रुपया हो, 1 लाख हो, इससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसकी लॉ की नज़र में वैल्यू हो। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट करो ना, वो भले ही कितने कम वैल्यू, कितने ही कम प्रतिफल के लिए करो, वो वैलिड माना जाएगा अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है, अगर आप उसे कानूनन लागू करा सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट केस भी है यहाँ पे, चिदम्बरा वर्सेस PS रंगा। इस केस में जस्टिस सुब्बा राव ने ये कहा था कि जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो ऐसा होना चाहिए जो केवल पक्षकार ही नहीं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वो ही नहीं, बल्कि उसको लॉ भी मूल्यवान समझता हो। तो चाहे आपका कंसिडरेशन 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 1000 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि लॉ की नज़र में उसका कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हमने कंसिडरेशन को समझा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और अदर कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।